यूँ तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पावर उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। यहाँ पे पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है और इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस से हम किस तरीके से एक एफिशिएंट रिसोर्स बना सकते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुँचाने का काम ट्रांसफार्मर करता है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है? ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज या एचवी लाइन को लो वोल्टेज या एलटी लाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाई वोल्टेज मतलब कि 11,000, 22,000, 33,000 वोल्ट की लाइन, और लो वोल्टेज मतलब 400, 415 या 433 की सप्लाई। ट्रांसफार्मर एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है और वो है न्यूट्रल जनरेट करने का, जैसे कि 230, 240, 250 वोल्ट इत्यादि। ओके। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफार्मर का सेटअप एक हाई कॉस्ट कैरी करता है, और इस कॉस्ट को समझने के लिए हम इसे चार जगह डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली कॉस्ट है इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जिसमें कि उस सेटअप को लगाने में आई खर्चे या आई लागत। उसके अलावा एक्सपेंसेस है, जो कि उस ट्रांसफार्मर के कंजम्पशन में मंथली बिल के रूप में हमने पेमेंट किया, जिसे यूनिट कंजम्पशन कह सकते हैं। तीसरी है उसकी मेंटेनेंस की लागत, जैसे कि उसके छोटे मोटे रिपेयरिंग कॉस्ट या उसकी छोटी मोटी देखरेख की कॉस्ट। चौथी थोड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सीडेंटल लॉस, जैसे कि कई बार किसी ट्रांसफार्मर में कोई मेजर फॉल्ट होता है, बर्निंग हो जाती है, या कोई मिस हैपनिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर का सेटअप बंद हो जाता है और हमें लोड जनरेटर पे चलाना पड़ता है, जिससे हमारा डीजल लॉस होता है। कई बार हमारी लेबर को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और इन सभी चीज़ों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पे आता है। मतलब साफ है कि अगर ये खर्चे ज़्यादा होंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन वहीं अगर ये खर्चे हम कम कर सके किसी तरीके से तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो आगे हम समझेंगे कि किस तरह थोड़ी सी इंटेलिजेंस और होमवर्क से हम इन खर्चों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो जैसा कि ट्रांसफार्मर की बात आते ही हमारे मन में कई सारे ट्रांसफार्मर के इमेजेस आते हैं, और एक सवाल भी दिमाग में आता है कि क्या ट्रांसफार्मर की इन इमेजेस का या उसकी बाहरी बनावट का ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस पे भी कोई फर्क पड़ता है? तो जी हाँ, बिल्कुल इस बात का फर्क पड़ता है, और इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक छोटा सा कंपैरेटिव देखते हैं, जिसमें कि एक तरफ ओल्ड मॉडल है और एक तरफ न्यू मॉडल है। ओल्ड मॉडल में यहाँ पे नॉर्मल या स्टैंडर्ड रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं, वहीं पे न्यू मॉडल में एनर्जी एफिशिएंट या स्टार रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं। ओल्ड मॉडल में गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई होल्ड नहीं होता है, वहीं नए मॉडल में गवर्नमेंट का पूरा होल्ड होता है, क्योंकि ये स्टार रेटिंग के ट्रांसफार्मर होते हैं। कॉस्ट कटिंग अमूमन पुराने ट्रांसफार्मर या ओल्ड मॉडल में पुराने तरीके में संभव थी, लेकिन आज के जो नई रेटिंग या स्टार रेटिंग के ट्रांसफार्मर हैं, इसमें किसी भी तरीके की कॉस्ट कटिंग पॉसिबल नहीं है। पुराने केसेस में जो पुराने मेथड पे ट्रांसफार्मर बनाए जाते थे, उनके लॉसेस हाई हुआ करते थे, लेकिन नए मॉडल में क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट या स्टार रेटिंग ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे इनके लॉसेस भी कम होते हैं। क्योंकि लॉसेस हाई हैं पुराने मॉडल में, इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी आपको लो मिलती है, लेकिन स्टार रेटिंग या एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर में आपको हाई एफिशिएंसी मिलती है। हीटिंग इशू जनरली पूरा ओल्ड मॉडल में आपको देखने को मिलता है, वहीं नए मॉडल में या एनर्जी एफिशिएंट में आपको हीटिंग इशू नहीं मिलता है। आज भी पुराने मॉडल को बनाने का तरीका भी पुराना है, या यूँ कहें कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। वहीं स्टार रेटिंग ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस भी पुअर ही मिलेगी आपको, बट स्टार रेटिंग में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आती है। यहाँ पे पावर फैक्टर आपको लो मिलेगा, क्योंकि जनरली कॉस्ट कटिंग करने के लिए पुरानी कोर का, लो ग्रेड के कॉपर का और ओल्ड ऑयल का यूज होता है, तो यहाँ पे कई बार पावर फैक्टर आपको लो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बैलेंस पावर फैक्टर मिलता है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट या स्टार रेटिंग बनाने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए इसमें हाई ग्रेड का मटेरियल यूज होता है। इतनी सारी कमियों के चलते पुराने मॉडल को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, वहीं स्टार रेटिंग या नए मॉडल को ही परमिट किया हुआ है। अब जैसा कि अभी हमने ऊपर एक बात किया लॉसेस का, तो लॉसेस बेसिकली ट्रांसफार्मर का अपना खुद का कंजम्पशन होता है। एक एग्जांपल में अगर हम देखें, तो जिस तरीके से 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे जलता है, तो 1 यूनिट के आसपास कंजम्पशन आता है। इसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड काम कर रही है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, एसी, टीवी, फ्रिज, गीजर
या और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि स्टार रेटिंग के आने लगे हैं। मतलब साफ है, जितने ज़्यादा स्टार उतना ही बिजली का कंजम्पशन कम। एग्जाम्पल में एक और चीज़ देखेंगे, जैसे 10 वाट की एलईडी 100 घंटे अगर जलाते हैं तो 1 यूनिट अप्रॉक्सीमेट का कंजम्पशन आता है। मतलब कि जहाँ एक 100 वाट का बल्ब एक ही घर को रोशनी दे रहा था, वहीं 10 घरों को 10 वाट की एलईडी लाइट 10 घंटे तक रोशनी दे सकती है। अब इसी कैलकुलेशन को हम एक बार ट्रांसफार्मर पे समझ लेते हैं कि इस पे क्या फ़र्क आता है। तो हमने एग्जाम्पल में एक 500 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिया, जिसमें एक तरफ नॉर्मल या स्टैंडर्ड कैटेगरी का ट्रांसफार्मर है और दूसरी तरफ एनर्जी एफिशिएंट या स्टार रेटेड ट्रांसफार्मर है। जहां नॉर्मल ट्रांसफार्मर 7 किलोवाट के कंजम्पशन के हिसाब से 8 घंटे चल रहा है, वहीं एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर भी 4.1 किलोवाट के कंजम्पशन के हिसाब से 8 घंटे चल रहा है। अब देखिए, नॉर्मल ट्रांसफार्मर 56 किलोवाट का कंजम्पशन लेता है 8 घंटे में, वहीं एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर 32.8 किलोवाट का कंजम्पशन लेता है। मतलब नॉर्मल के केस में कोई सेविंग नहीं है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंट के केस में 23.2 किलोवाट की सेविंग है। मतलब पुराने मॉडल में हम लोग 56 किलोवाट प्लस पावर फैक्टर की लोडिंग के हिसाब से बिल दे रहे हैं, वहीं स्टार रेटिंग में 32.8 किलोवाट के हिसाब से प्लस पावर फैक्टर की लोडिंग के हिसाब से बिल दे रहे हैं। अब एक बार सेविंग को भी देख लेते हैं। स्टार रेटिंग में 23.2 किलोवाट की सेविंग आई 8 घंटे में। मतलब अगर हम पावर फैक्टर की लोडिंग को ध्यान में रखते हुए और कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए 10 रुपये प्रति यूनिट पकड़ लें, तो 8 घंटे में 232 रुपये की बचत आती है। वहीं अगर हम इसको 30 दिन में देखें तो 6,960 की बचत हो जाती है। वहीं अगर हम इसको एक साल में या 12 महीने में देखें तो 83,000 के आसपास की बचत आ जाती है। अब मान लीजिए कोई प्लांट 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, तो यही सेविंग 1,67,000 के आसपास चली जाती है। और अगर कहीं पे 3 शिफ्ट में काम चल रहा है तो यही सेविंग 2.5 लाख के आसपास आती है एनर्जी एफिशिएंट में। आप मान लीजिए कि किसी के यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब जगह 500 केवीए ही लगा हो, तो अगर कहीं पे 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है तो यही सेविंग अप्रॉक्सीमेट 52,000 के आसपास आती है। अगर कहीं पे 630 केवीए लगा हुआ है तो यही सेविंग लगभग लगभग एक 22 के आसपास आती है। और वहीं अगर कोई 1000 केवीए लगा हुआ है तो 1,73,000, और कहीं पे अगर बड़ी रेटिंग लगी है जैसे कि 2,500 केवीए, तो यही सेविंग लगभग 3,10,000 के आसपास आ जाती है। अब ये सेविंग जो हमने देखी है 8 घंटे के हिसाब से, मतलब एक शिफ्ट के हिसाब से है। कहीं पे मान लीजिए अगर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में काम होता है तो कैलकुलेशन आप उस हिसाब से देख सकते हैं। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अमूमन लाइफ क्या होती है, तो शायद हम उसकी रनिंग कॉस्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 15 से 17 साल तक की लाइफ बहुत आराम से होती है। कुछ केसेस में 14-15 साल में ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खत्म हो जाते हैं, बट कुछ केसेस में 17-18-20 साल तक भी चल जाते हैं। एक बार फिर से कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हमने 8 साल में देखा कि कितना खर्चा आया, क्योंकि देखा गया है कि छोटी रेटिंग जनरली 5, 7 या 8 साल में बदल दी जाती है, क्योंकि या तो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाती है या प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि छोटा ट्रांसफार्मर हटा के बड़ा लगा दिया जाता है। तो अब हम 8 घंटे को ही ध्यान में रखते हुए इस कैलकुलेशन को देखते हैं। तो मान लीजिए जहाँ पे 250 केवे का ट्रांसफार्मर था, जो कि 8 साल यूज हुआ, तो यहाँ पे 4,16,000 के आसपास की बचत है। वहीं अगर 500 केवे का ट्रांसफार्मर को हम 8 साल में देखें तो 6,72,000। वहीं अगर हम 630 में देखें तो करीब 9,76,000। 1000 केवी के केस में यही वैल्यू 13 लाख प्लस पे चली जाती है, और 2500 के केस में यही वैल्यू 24 लाख के आसपास चली जाती है। ये एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की सेविंग्स है जो कि हमने नॉर्मल से एनर्जी एफिशिएंट स्टार रेटिंग में कैलकुलेट की। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है कि ये कैलकुलेशन जो आपको दिखाया गया है जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल या एक उदाहरण के लिए लिया गया है। आपके केस में या अलग अलग केस में ये वैल्यू अप या डाउन हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सारा कैलकुलेशन सिमिलर ही आए। अब यहाँ पे कुछ सवाल बहुत कॉमन से हमारे मन में आएंगे, जिसमें से हम एक सवाल ये देखते हैं कि क्या हम सभी को अपने पुराने ट्रांसफार्मर या जो पुराने मॉडल के ट्रांसफार्मर है वो बदल देने चाहिए। तो जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना संभव भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से ये जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ लगा है वो हमें अब चेंज कर देना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि क्या आपका ट्रांसफार्मर एबनॉर्मल कंजम्पशन ले रहा है। इस चीज़ पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग आपको करके देखनी होगी। दूसरी बात, क्या ट्रांसफार्मर में बार बार ब्रेकडाउन जैसी समस्याएं या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आपका प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। उस केस में ज़रूरत है कि आपको ट्रांसफार्मर बदलने का सोचना चाहिए। तीसरा है, क्या ट्रांसफार्मर आपका हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है या उस पर लोड पड़ने पे वो हीट हो रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका ट्रांसफार्मर रिपेयर या रीवाइंडिंग करा हुआ है तो आप उसे तुरंत बदल दीजिए।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका ट्रांसफार्मर 2010 या 2012 के मॉडल का है तो उस केस में आपको ट्रांसफार्मर बदल देना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद से एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर आए हैं मार्केट में, जिसका कैलकुलेशन अभी हमने ऊपर समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी और आगे के फैसले लेने में मदद करेगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप अपना कीमती सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने जानकारों तक ये जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।